6 जुलाई 2014 दिल्ली के 30 जारी कोर्ट की सीबीआई की विशेष अदालत से एक फैसला आता है और एक साथ 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती। शायद ही देश का ये पहला मामला था कि एक साथ किसी फर्जी एनकाउंटर में इतने सारे पुलिस वालों को सजा सुनाई हो। जिस तरह से एमबीए छात्र रणवीर की मौत को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने मौत के खेल की जो कहानी रची, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। 3 जुलाई 2009 शाम के समय एक पुलिस वाला पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है कि साहब, जोलीग्रांट से मसूरी की तरफ जाने वाले रोड पर 3 बाइक सवार बदमाश पुलिस के सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर उस तरफ भागे जिस तरफ राष्ट्रपति साहब का काफिला जा रहा है। कहीं वो राष्ट्रपति साहब को कोई नुकसान ना पहुंचा दें, पुलिस जाब्ता भेजा जाए। और उसके बाद पुलिस जाब्ता आता है और उसका पीछा करते हैं। उसके बाद एक और कंट्रोल रूम में कॉल की जाती है और कहा जाता है कि साहब, पुलिस का पीछा करते हुए देखकर वो लड़के अपना रास्ता बदल गए, अब रायपुर के पास जो लाडनपुर की जो जंगल है उनकी तरफ हो गए हैं। इसके बाद एक और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आती है और कहा जाता है कि साहब, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिस लड़के ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनी थी और जिसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी आपसी कार्रवाई में, उस लड़के को पुलिस ने मार गिराया, ढेर कर दिया और उसके जो 2 साथी वो मौके से फरार हो गए। और जो रिवॉल्वर उन्होंने छीनी थी वो रिवॉल्वर भी पुलिस ने रिकवर कर ली। देखते ही देखते बात संपूर्ण उत्तराखंड में फैल जाती है और उत्तराखंड की पुलिस की वाहवाही होती है। उत्तराखंड की सरकार भी इस घटना के बाद अपने आप को नहीं रोक पाती और उत्तराखंड उन पुलिस जवानों को पीठ थपथपाकर उन्हें शाबाशी देती है। उत्तराखंड के सीनियर अधिकारी भी अपने जवानों की पीठ थपथपाते हैं और शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले ही रोक लिया। देखते देखते बात अखबारों की सुर्खियां हो जाती है और रात होते होते दिल्ली उत्तराखंड की सीमाओं को पार करते हुए उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंच जाती है और सभी अखबारों की सुर्खियां हो जाती हैं। अगली सुबह 4 जुलाई 2009 को जब दिल्ली से सटे गाजियाबाद के दिलशादगढ़ के रहने वाला रविंदर अखबार पढ़ रहा होता, अखबार के पन्ने पलटता है तो देखता है कि एक अखबार के कोने में उसके लड़के की फोटो है जिसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, परिवार में चीख पुकार का माहौल हो जाता है। उसके बाद अपने परिवार के ज़्यादातर सदस्यों को इकट्ठा करता है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तरफ निकल जाता है। देहरादून की पुलिस से जब अपने लड़के की लाश के बारे में पूछता है तो पुलिस कहती है कि उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। इसी बीच उनको देखकर वहाँ मीडिया पहुंच जाती है और उनसे पूछने लगती है तो मीडिया को कहते हैं कि साहब, हमारा लड़का किसी तरह का कोई बदमाश नहीं था, अभी एमबीए की पूरी पढ़ाई करके उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था और 3 तारीख का उसका जो नौकरी के लिए सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन पुलिस ने किसी झूठी कार्रवाई में हमारे लड़के को फंसाया और मार गिराया, धोखे से मार गिराया। जब ये बात मीडिया में चलती है, एक तरफ उसकी एनकाउंटर की खबर पुलिस की वाहवाही होती है और दूसरी तरफ ये बात चलती है, उस स्टूडेंट की, उस विद्यार्थी की बात चलती है, तो लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी होती है, उस पर्सन होता है कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच वो उस थाने के सामने धरने पर बैठ जाते हैं। उत्तराखंड की पुलिस को इस चीज़ पसंद नहीं आती और उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। पास खड़ी मीडिया ये सब चीज़ रिकॉर्ड कर लेती है और उसे भी न्यूज़ पर चला देती है। जब लोगों के बीच में ये बात जाती है, लोग इसका विरोध करने लगते हैं और जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगते हैं। उसके बाद अगले दिन जब 5 जुलाई को उस लड़के की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, वास्तव में चौंकाने वाली थी। उस लड़के के ऊपर 1-2 नहीं लगभग 22 गोली फायर किए गए थे और वो काफ़ी नज़दीक से की गई थी। और उस लड़के के ऊपर 28 ऐसी चोट के निशान थे, 28 जगह उसकी शरीर की हड्डियाँ फ्रैक्चर थी, जिसे देखकर उत्तराखंड की सरकार भी बैकफुट पर आ जाती है और इस मामले की सीबीसीडीआई को जाँच के आदेश दे देती है। लेकिन उन परिवार के सदस्यों को लग रहा था कि हम अगर यहाँ की सरकार जांच करेगी, यहाँ के जो संस्थाएं जांच करेंगी तो हमारे लड़के को न्याय नहीं मिल पाएगा और वो सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। इसके बाद उन परिवार के दबाव में आकर उत्तराखंड की सरकार सीबीआई को जांच के आदेश दे देती है और 21 जुलाई 2009 को संपूर्ण केस सीबीआई अपने अंडर हैंडओवर ले लेती है। उसके बाद उनको लगता है कि अगर ये मामले की सुनवाई उत्तराखंड में होगी तो भी न्याय नहीं मिल पाएगा। उस परिवार के सदस्य दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला डालते हैं, रिट डालते हैं और कहते हैं कि जो हमारा जो लड़के का जो केस है ये दिल्ली की अदालत में इसकी कार्रवाई हो, सुनवाई की जाए। उसके बाद मामला दिल्ली की अदालत के 30 जारी के सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब सीबीआई इसकी जांच करती है और जो कहानी सामने आती है वास्तव में चौंकाने वाली थी। सीबीआई बताती है कि उत्तर प्रदेश के बागपत का मूल निवासी गाजियाबाद में दिलशादगढ़ में अपने परिवार के साथ रहने वाला एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद रणवीर जब 2 जुलाई को उसके पास उत्तराखंड की एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो वो अपने घर से शाम को समय निकलता है और रात के समय अपने दोस्त राजकुमार के पास रुकता है और सुबह जब वो इंटरव्यू देने जाता है, इंटरव्यू काफ़ी अच्छा निकलता है उसका। उसके बाद वो अपने परिवार के सदस्यों को बताता है और कहता है कि मेरी सिलेक्शन हो गया और कहा गया है कि 4 तारीख से आप ज्वाइन कर लो। और अपने दोस्त को जब ये बात बताता है तो दोस्त काफ़ी खुश होता है और कहता है कि यार इतनी जल्दी आपको नौकरी मिल गई, पार्टी तो बनती है। और पार्टी करने का निर्णय लिया जाता है और राजकुमार की बाइक उठाते हैं और राजकुमार का दोस्त अशोक जो धर्मशाला के मोहनी रोड पर फ्लैट नंबर 9 में रहता था उसके पास आते हैं। वो अपने कमरे पर नहीं होता तो जोलीग्रांट से मसूरी की तरफ जाने वाले रोड पर वो खड़े होकर उसका इंतजार करते हैं और इसी बीच अशोक वहाँ आ जाता है और तीनों एक बाइक पर बैठकर जब
पार्टी के लिए किसी होटल में जाने की कोशिश करते हैं, तभी इत्तेफाक से वहाँ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो दौरा होता है वो उत्तराखंड का दौरा होता है और उन्हें जोली ग्रांट से मसूरी की तरफ जाना होता है। इसी बीच पुलिस ने पूरे संपूर्ण रोड पर बैरिकेटिंग और पुलिस जाब्ता लगाया होता है। वीवीआईपी रोड होने के कारण उन्हें वहाँ से जाने से आराघाट पुलिस चौकी इंचार्ज जेडी भट्ट उन्हें वहाँ से रोकते हैं। इस बीच आपस में बहस हो जाती है और कहते हैं कि साहब राष्ट्रपति को जाना चले जाएगा, हमें क्या दिक्कत है, हमें अपनी पार्टी के लिए जाना है, हमें अपने काम से जाना है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो आराघाट के चौकी इंचार्ज हैं वो एक डंडा उठाते हैं और उनकी बाइक पर जोर से मारते हैं और जो राजकुमार का जो दोस्त था अशोक उसको एक खच कर तमाचा मारते हैं। जब रणवीर ये सब चीज़ देख रहा था उसे रहा नहीं जाता और अपना दोस्त का बदला लेने के लिए उस पुलिस के ऊपर ही हमला कर देता है और उस पुलिस सब इंस्पेक्टर पर एक खच कर तमाचा मारता है। आपस में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा देख उसके 2 साथी वहाँ से भाग जाते हैं और रणवीर को पुलिस मौके पर ही पकड़ लेती है। अपने और पुलिस स्टाफ को बुलाया जाता है, उसे अपनी जिप्सी में बैठाया जाता है और कहा जाता है कि जो तेरे दोस्त हैं उनके पास चलो और उनको पकड़वाओ। उसके बाद धर्मशाला के मोहनी रोड पर फ्लैट नंबर 9 पर आया जाता है जिस पर ताला लगा हुआ था। उसके दोस्त वहाँ नहीं मिलते। उसके बाद उसे वापस चौकी लेके आया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती, क्योंकि जो थप्पड़ उसने पुलिस को मारा था, उस सब इंस्पेक्टर को मारा था, बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उसका बदला लेने के लिए उसे बार बार जो भी पुलिस वाला आता उसे मारता, अपना हाथ साफ करता। उसके बाद जो जिस थाने के अंदर जो ये चौकी लगती थी उस थाने के इंचार्ज को पता चलती है। वो अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ पुलिस स्टाफ के साथ उस चौकी पर पहुंचते हैं। उसके साथ फिर मारपीट किया जाता है। मारपीट की हद इतनी बढ़ जाती है कि उस लड़के की जगह जगह से फ्रैक्चर हो जाता है और पुलिस को जब लगने लगता है कि कहीं ये मर ना जाए तो एक नई कहानी घड़ती है और कहानी के अनुसार ही पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि एक लड़का पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीनकर भाग गया। उसके बाद दोबारा फ़ोन किया जाता है, उसके बाद दोबारा फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि हमने इसका एनकाउंटर कर दिया। जब सीबीआई ये कहानी लोगों के सामने सुनाती है, ये बताती है, कोर्ट में इस चीज़ की चार्जशीट दाखिल करती है, 6 जुलाई को सभी 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। उसके बाद ये 18 पुलिस वाले कोर्ट से रिलीफ के लिए हाईकोर्ट में जाते हैं। हाईकोर्ट उनमें से 11 लोगों को बरी कर देती है जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और 7 लोगों को उम्र कैद की सजाएं रखती है। उसके बाद उस लड़के के परिवार के सदस्य भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये जो 11 लोग हैं इन्हें गलत रिहा किया गया है। और जो 7 जो पुलिस वाले जिनको सजा बरकरार रखी गई थी वो भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब हमें भी रिलीफ दिया जाए, माफ़ किया जाए, या हमारी कोई दोष ही नहीं है, हमें भी बरी किया जाए। वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को हाथ पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य यह था अगर उन लड़कों ने कहीं ना कहीं कोई गलती की थी तो पुलिस को उन्हें समझाना चाहिए था, या फिर जिस तरह की उन्होंने गलती की थी उस केस में उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना था। ये नहीं था कि उन्हें मार दिया जाए। इस घटना के बाद एक परिवार, रणवीर का परिवार तो पूरी तरह से तबाह हुआ ही, उन 8 पुलिस वालों की भी ज़िंदगी खराब हो गई, ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। उन पुलिस वालों के पीछे जो उनका जो परिवार था वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया। जय हिंद, जय भारत।